नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा आपके सामने ये लास्ट वीडियो पेपर सेट 2 का जो 2020 का पेपर हुआ था क्लास 10th के लिए जो मैथ का था। इसमें लास्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये 3 वीडियो में मैंने बताया और कल पूरा मैं कंटेंट नहीं दे पाया इसलिए क्योंकि थोड़ा सा इधर साउंड हो रहा था, ठीक है, इधर उधर आसपास के। तो आज मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन ख़त्म करके ही दम लूँगा, ठीक है। बस दम आपको दिखाना कि अच्छे से उसको देख के और सीखिए। देखिए, हमने आपसे 6वें में से फर्स्ट क्वेश्चन में 6वें का करवाया था और लास्ट करवाया था। इसमें बी यानी कि बी और सी यानी खा और गा बच रहे हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा खा नंबर जो है वो थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि वो चित्र बनाया हुआ है, कह रहा है कि चित्र के अनुसार, ये चित्र के अनुसार कुछ प्रश्न में इस तरह से कह रहा है कि ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। तो पहले इनका नामकरण कर लिया जाए, ए बी सी डी, और ये इसका वैल्यू दिया है कितना, ओ, यहाँ मतलब यहाँ पॉइंट दिया ओ। फिर कह रहा है प्रश्न में कि प्रूफ करना है कि कोण ए बराबर कोण सी। ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, यही हमको प्रूफ करना है। तो जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, दिया है क्या, ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। ठीक मेरे भाई। तो हमने आपसे ये कहा कि अगर ये दिया हुआ है तो मैं एक काम करता हूँ। वो काम क्या है कि मैंने कहा ओ ए बटे ओ सी कर दिया और बराबर हमने ओ डी बटे ओ बी कर दिया। इसका क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये हुआ कि एक त्रिभुज का बंटवारा हो गया कि एक त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात, यानी इस त्रिभुज का जो भुजा है ओ ए वो ओ सी के बराबर, यानी दूसरी त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज ये आपका हुआ और एक त्रिभुज आपका ये हुआ। तो इस त्रिभुज यानी इस त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपातिक मिल गया। फिर मैं क्या कह रहा हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। फिर मैं यहाँ पर देख क्या रहा हूँ कि ये वाला जो एंगल है यानी एंगल ए ओ डी बराबर एंगल सी ओ बी, या आप इतना भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बी ओ सी। अब ये क्यों बराबर है, यही मैं बगल में लिख दे रहा हूँ, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर, मतलब ये कोण इस कोण के शीर्ष पर, यानी कि दोनों आपस में बराबर हो गए। तो अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं मेरे भाई। ठीक, तो अगर इस तरह से आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि यदि किसी भी त्रिभुज की जब संगत भुजा कोई एक अनुपातिक हो जाए और उस त्रिभुज का कोई एक कोण बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज हमारा क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। क्या हो जाता है, समरूप। इसीलिए समीकरण यहाँ मैं लिखता हूँ क्या, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से त्रिभुज ओ ए डी समरूप त्रिभुज ओ बी सी। इसलिए कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण सी। ये आपका प्रूफ हो गया। हमने आपसे क्या कहा, ये हमारा दिया हुआ था, इसी दिए हुए से हमने क्या किया, आपके दिमाग में आएगा कि सर जी ऐसा है कि ओ ए बटे ओ डी कर लें। नहीं मेरे भाई, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संगत भुजा होनी चाहिए। अगर इस त्रिभुज की संगत भुजा देखें तो इस त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपातिक हो गया। आपकी इच्छा है तो वो भी एक रूल होता है, संगत यानी समरूप त्रिभुज के अनुपातिक का 6 नियम होता है। इसमें आप ओ ए बटे ओ डी भी कर सकते थे और ओ सी बटे ओ बी भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। कि सेम संगत भुजाओं का ये भी आप कर सकते थे, ये भी इसी का ही फंडा है। तो आप चाहे इस पे समीकरण माने चाहे इस पे समीकरण माने, मतलब कि अगर कोई 2 त्रिभुज दिया है, उस त्रिभुज में अगर संगत भुजाएं, कोई 2 संगत भुजाएं अनुपातिक और कोई एक एंगल आपने प्रूव कर दिया, अब क्या है, इक्वल, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और समरूप त्रिभुज होने के नाते हमने क्या कहा कि कोण बी ए बराबर सी होते हैं, यानी समीकरण 1 व 2 से। तो इसे मैं मिटा के अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योगफल 12 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी हुई संख्या से 18 अधिक संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह का भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ और वीडियो में, मतलब इसी चैप्टर में, या आप लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में चले जाइए तो वहाँ से मैं पूरा क्वेश्चन का थ्योरी भी बताया हूँ कैसे, इस क्वेश्चन में भी मैं थ्योरी आपको बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है, 6 नंबर का गा है ये, जो कि लास्ट है। और ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि 4-4 नंबर के सभी क्वेश्चन हैं। ठीक है, माना दो संख्याएं x, y हैं, तब संख्या, माना किसी संख्या के अंक, बाबू माना किसी संख्या के अंक के
इकाई अंक ऐसे मानते हैं, इकाई अंक x और दहाई अंक, तो माना इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। माना किसी संख्या के इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है, तब संख्या हमारा क्या होगा मेरे भैया, आपसे यही कहा जाता है दहाई अंक और प्लस इकाई, यही तो होता है 10 गुणे दहाई अंक प्लस इकाई, यही होता है संख्या बराबर हो गया। प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि उनके अंकों का योगफल, तो अंकों का योगफल कितना दे रहा मेरे भाई, अंकों का योगफल 12 है, समीकरण नंबर 1 लिख दिया। दूसरे शर्त से क्या कह रहा प्रश्न में, कह रहा क्या, अंकों के स्थान बदलने पर, तो भैया अंकों का स्थान मतलब ये वाला अंक इसकी जगह पर, ये अंक इसकी जगह पर बदलने पर, यानी 10x प्लस y जो आ रहा है वो पहली वाली संख्या से कितना अधिक है, 18, तो इसमें 18 जोड़ दिया जाए तो ये छोटी संख्या इस संख्या के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें से घटा दिया जाए, इनको इधर और इनको इधर लेकर आया जाए, तो 10x में से 1x हो जाएगा, तो बचेगा कितना मेरे भाई 9x, ये भी बचेगा माइनस 9y और बराबर 18। 9 आप कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 18, 9 दूना 18, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब इस तरह से आप क्या करें, ये देखिए x माइनस वाई बराबर आपका कितना हो जा रहा है 2, तो ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। अब इसमें हमको प्रूव करना है, जो मतलब वैल्यू निकालना, वो वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, समीकरण 2, अब ये समीकरण आपका था क्या, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर कितना 12 और x माइनस वाई बराबर कितना आया है 2। तो यहाँ पर आपको देखना क्या है कि x और y के जो मान थे वो निकल जाए तो काम बन जाएगा। ये देखिए विलोपन विधि से दोनों प्लस माइनस में थे, कट गए और ये दोनों जुट के 2x हो जाएगा, 12 2 14, तो 2 7 14, x बराबर कितना हो गया मेरे भाई 7। तब समीकरण 1 से कीजिए या 2 से कीजिए, आपकी इच्छा, समीकरण 1 ही लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल 12, y का मान निकालना था 12 माइनस x का मतलब 7, तो ये हो गया 5, y बराबर कितना हो गया 5 हो गया। तब संख्या कितना था भैया, तब संख्या आपने माना था 10y प्लस x, 10 गुणे y की जगह पर आपने वैल्यू निकाला 5 और प्लस x की जगह पर आप रखेंगे 7, 10 पचे 50 और प्लस 7 57 हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है एग्जाम में तो इनके अंकों को उलट दीजिए, 75 हो जाएंगे, दोनों को घटाइए, अंतर इनमें कितने का होना चाहिए 18 का होना चाहिए। ठीक है, तो घटाएंगे 18 ही आएगा। ठीक है, अब इसको मैं मिटा के अगले क्वेश्चन पे, घ नंबर जो क्वेश्चन था कल a प्लस ए कामा बी कामा सी किसी त्रिभुज के अंताकोण थे, तो काश बी प्लस सी बराबर माइनस काश ए में प्रूव करा दिया था। ठीक है, अब मैं 7वें में चलता हूँ, 7वें में से 2 ही क्वेश्चन करना है, खंड ए खंड बी में मिला के 4 क्वेश्चन है, मैं 4 के चारों बताऊंगा, ये नहीं कि जो इजी है वही मैं सिर्फ बताऊं, 4 के चारों क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी, भैया इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा, रैखिक समीकरण 2 घात समीकरण दोनों में इस तरह के क्वेश्चन एक आएंगे 6 नंबर में, फिक्स है, तो इसीलिए आप ध्यान में रख के ये काम कीजिएगा। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर दूरी एक समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई, ऐसे प्रश्न आपके तो हाई स्कूल में आते ही हैं, अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो पढ़ के ये चीज़ कभी भूलिएगा मत, क्योंकि आने वाले समय में जब भी आप किसी जॉब की तैयारी करोगे, जैसे SSC हुआ, रेलवे हुआ, बैंक का हुआ, UPSI का हुआ, UPP का हुआ, या किसी भी SSC के और विभागीय एग्जाम और भी होते हैं, SSC के बहुत से बड़े पार्ट हैं, तो आप किसी भी तरह के करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार आज से कहता हूँ कि आप अगर नए होंगे तो जाके पहले हमारा लीनियर इक्वेशन का वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक होगा, आप वहाँ से पहले जाके उस वीडियो को देखिए, थ्योरी पूरी तरह से समझिए। थ्योरी आप अगर नहीं भूले तो जीवन में कभी आप क्वेश्चन नहीं भूलेंगे, तो थ्योरी सबसे पहले आप जाके पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, और अगर देख रहे हैं तो पहले देख लीजिए उसके बाद, लेकिन थ्योरी देखने के बाद पूरी तरह से क्लियर होगा। ठीक है, तो कह रहा कि एक रेलगाड़ी है, ये आपका कोई रेलगाड़ी है। अब मैं आपको एक चीज़ मैं बता दूं, अभी ये आपका एक रेलगाड़ी है, ठीक है मेरे भाई। अब ये क्या कह रहा है कि जब ये अपनी दूरी क्या, यानी हम कह देते ये प्लेटफार्म था भैया, क्या था, ए प्लेटफार्म था आपका। ठीक है, मान लेते हैं हमने कहा कि ये प्लेटफार्म है, मतलब यहाँ से चलना शुरू किया और ये कितना दूरी चला भैया, 360 किलोमीटर चला, और 360 किलोमीटर चलने में ये क्या किया, कितना समय लगा है, ये नहीं दिया प्रश्न में। फिर कह रहा है क्या,
कि अगर उसी दूरी को, यदि उसी दूरी को ये कितने किलोमीटर प्रति घंटे से, मतलब दूरी को अपनी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर देता है। क्या कर देता है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर देता है। तो पहले जो समय लगा था उस समय से इसको थोड़ा सा कम समय लगेगा। तो मेरे बाबू आपको ये देखना है क्या इस जो ट्रेन है, इस ट्रेन का या रेलगाड़ी का आपको चाल मालूम है? नहीं ना। तो सबसे पहले मानेंगे, माना रेलगाड़ी की जो चाल है या सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब मान लो अभी इसकी चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। ये यहां से यहां तक जाएगा, 360 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो कितना समय लगेगा? तो आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है मेरे बाबू? दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। अगर दूरी देखा जाए तो 360 है और चाल आपका कितना है? x है, और ये हो जाएगा आपका इतना घंटा। जब ये पहले चलता था। ठीक है। अब कह रहा कि नई चाल कितना बढ़ा रहा भैया? 5 किलोमीटर। पहली चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, तो नई चाल बराबर x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना शुरू किया। अब कह रहा क्या? उसी दूरी को वो क्या करेगा? उसी दूरी को तय करने में, यानी 360 किलोमीटर दूरी को तय करने में अब जो समय लेगा पहले वाले समय से क्या करेगा? 1 घंटा कम लेगा। तो ये कन्फ्यूजन जो आपके दिमाग में रहता है ना, वो मैं अभी बताऊंगा। तो यहां पर लिखता हूं अतः नई या नया समय जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता है तब लगा समय तब 360 किलोमीटर, एकदम पूरा लिखिए, 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? दूरी 360 था, चाल अब नहीं होगी x प्लस 5 घंटा। अब प्रश्नानुसार क्या करेंगे? दूसरे पेन से मैं इसको लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो पहले समय लगा था 360 बटे x, अब जो समय लग रहा उससे 1 घंटा कम। तो मेरे भैया आपको मैं सिर्फ ऐसे लैंग्वेज में बता रहा हूं। जब देखिए, जब स्पीड अधिक होती है तो समय यानी टाइम कम लगता है। ये बढ़ने का है, ये समय घटने का है। और जब स्पीड हमारी स्लो होती है तो टाइम हमारी क्या होती है? अधिक होती है। बात समझ में आए? तो जब कभी भी टाइम का आपको क्या निकालना, डिफरेंट निकालना हो, तो भैया जब हमने आपसे क्या कहा, ये तीर अधिक ये कम है, तो अधिक में से कम को निकालेंगे ना। तो अधिक समय किस में लग रहा है? इसमें लग रहा है। तो 360 माइनस कम समय 360 बटे x प्लस 5, और ये अंतर कितने के बराबर है? 1 के बराबर है, 1 घंटे के बराबर है। ये चीज आप अपनाएंगे, कभी भी गलती ये नहीं होगा। ठीक है। तो मैंने आपको एक तरीका भी बता दिया। नहीं तो कुछ लोग होते हैं कि इस दूसरे में से यानी इसमें से इसको घटा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। अब 360 दोनों में कॉमन मिला, खींच के बाहर 1 बटे x माइनस 1 बटे x प्लस 5 और इक्वल 1 हो जाएगा। अब इनका इधर अभी 360 को मैं बगल में रखता हूँ, x प्लस 5 हो जाएगा। इसका गुणा इधर किया माइनस x, दोनों का गुणा किया x स्क्वायर प्लस 5x और इक्वल कितना हो गया? 1। ये x से x कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई। इनका गुणा करेंगे 5 शून्य 5 छक 30, 5 या 15, ये 1800 हो जाएगा और x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल 1। अब नीचे एक मान के इसका इधर मल्टीपल, तो ये तो 1800 उधर ही रह जाएगा। लेकिन जब इसका करूंगा तो x स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। उधर से मैं अगर इस 1800 को लाऊं तो माइनस 1800 इक्वल 0 नहीं होगा। दो संख्या का गुणा करना कि 1800 हो जाए और दोनों के यहां माइनस होने के नाते घटा दो 5 हो जाए। तो मैं देखो 1800 का सबसे आसान तरीका 60 गुणे 30 तो लिख ही सकता हूं, सबसे सही आसान। अब इसको मैं तोड़ देता हूं कितने में? 60 को मैं तोड़ देता हूं कितने में? अगर आपकी इच्छा हो तो 5 गुणे 5 नहीं, 5 से नहीं, 2 3 6 और 5 गुणे 2, क्योंकि 6 को 2 3 6 लिख दिया और 10 छक 60 इतना। और इस 30 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणे 3 गुणे 2, 3 दूना 6 पंचे 30। अब आप यहाँ पर सेट कीजिए कि अगर इन दोनों को करेंगे तो किसी कीमत में नहीं होगा। अगर मैं ये कहता हूँ 3 त्रिक 9 और 5 45, ये हो गया आपका 45। क्या हो गया? 45। अब इसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा? 2 दूना 2 पंचे 10, दूना 20 और 20 दूना 40 माइनस 40। काम बन गया एकदम फिट। मल्टीपल करने पर ये कितना आएंगे? 1800 और घटाएंगे काम भी बन जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अगर मैं लिखना चाहूँ तो साफ साफ लैंग्वेज में 45x और माइनस 40x
-1800 इक्वल 0। अगर x इसमें से कॉमन लिया जाए तो x प्लस 45 और -40 कॉमन लेंगे तो x प्लस 45 इक्वल 0, यानी x प्लस, अब ऊपर लिखें, चलिए ठीक है। तो ये आपको देखना क्या है कि इसमें से दोनों में से x मिल रहा था तो x प्लस 45 बचेगा, और इसमें से अगर आपको नहीं मालूम क्या बचेगा तो देखिए ये आप बिल्कुल जानते हैं, अगर हाई स्कूल में पहुंचे तो इतना गुणनखंड आना चाहिए। 40 कॉमन लेंगे, 40 इसमें भी कॉमन होगा तो 40 हमने कॉमन लिया तो x प्लस, और देखिए माइनस माइनस दोनों में से बाहर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 45 इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब दोनों में x प्लस 45 मिल रहा है तो बच रहा है x माइनस 40 बराबर 0। अगर हम आपसे कहें यदि x प्लस 45 इक्वल 0 तो x बराबर माइनस 45 करेंगे, और जो कि क्या होगा, अमान्य होगा। ये कभी भी मान्य नहीं है क्योंकि किसी की स्पीड माइनस में नहीं ली जाती है। यदि फिर कहेंगे यदि x माइनस 40 इक्वल 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 40, और यही आपका हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि पहली जो चाल थी ट्रेन की यानी रेलगाड़ी की वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से थी। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर आपको अथवा करके दिया था, चाहे ये वाला आप क्वेश्चन कीजिएगा चाहे इसके नीचे अथवा करके दिया वो मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। और भाई आपको अगर वीडियो सही लग जाए तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि उन लड़कों तक पहुंचा दो जो अब की बार हाई स्कूल में हैं, और थोड़ा सा उनका मेरे वजह से उनका कुछ नंबर बढ़ जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, बढ़िया परसेंटेज बन जाए, और मैं चाहता हूँ कि किसी ना किसी तरीके से मैथ में 100% आ जाए, बस यही इच्छा हमारी है। देखिए कह रहा है कि प्रश्न को सॉल्व कीजिए, और लड़के इस बात से बहुत ही परेशान हो जाते हैं। साथ में दिया है x नॉट इक्वल -4, 7। लड़के इसी बात से परेशान होते हैं कि ये क्या मसला दे दिया कि x नॉट इक्वल -4, 7। अब मैं आपको बता दूं, कह रहा है कि जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो इस इक्वेशन में कभी भी x का मान ना -4 आएगा और ना 7 आएगा, इसके अलावा कोई भी नंबर आना चाहिए। इसके कहने का मतलब यह है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। जब इधर इसका मल्टीपल करेंगे तो x माइनस 7 हो जाएगा, बीच में माइनस है तो जब इसका मल्टीपल 1 में करेंगे तो x प्लस 4। आगे जब माइनस है और एक से अधिक पद है तो आप माइनस के बाद तुरंत ब्रैकेट लगा दिया कीजिए। इनका इसमें गुणा करेंगे x स्क्वायर, और आप ध्यान में रखिएगा कि अगर माइनस और प्लस हैं तो माइनस होता घट के 4, 7 में से 4 जाएगा -3x हो जाएगा, और 7 चौक के -28 और बराबर 11 बटे कितना हो जाएगा 23। अब ये ब्रैकेट में यहीं पर तोड़ दूं, चलो कोई बात नहीं तोड़ते हैं। x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 इक्वल x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल 11/13। ये तो इससे कैंसिल हो गया, 7 और 4 को ऐड करेंगे -11 और x स्क्वायर माइनस 3x कितना हो जाएगा 3x माइनस 28। भाई आपके सामने देखो, मैं आपके सामने क्वेश्चन लगाने का तरीका बता दे रहा हूं। क्वेश्चन को कैसे आप देख के उसको डरो मत, पहले नंबर क्वेश्चन को देख के डरो मत, पहले 1-2 स्टेप चलने की कोशिश करो। अगर सही से मैथ आप पढ़े हो तो भी ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो तो वीडियो को आप देखते रहो, आप धीरे धीरे वैसे ही सीख जाओगे। अगर देख रहे हो वीडियो को ना तो वैसे ही आपको मालूम हो जाएगा कि हमको ऐसे ऐसे स्टेप चलने हैं। स्टेप चलोगे आपके सामने वो सिस्टम आपको दिख जाएगा। तो ये तो इससे कट गया, तो -1/x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 28 हो जा रहा है, और 1/30 हो गया। अब इस 1/30 को इधर मैं मल्टीपल करूंगा। ठीक है, तो अब ये देखना क्या है आपको कि इसका गुणा इधर कर दो, इसका इधर कर दो। तो जब हमने इसका इधर किया तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और इक्वल कितना हो जाएगा -30 के हो जाएगा भैया। ठीक है, अब इच्छा करे तो आपको इधर ले आइए इसको, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और इधर आप लाएंगे तो 30 हो जाएगा इक्वल 0। अब x स्क्वायर माइनस 3x 30 और 28 दोनों प्लस माइनस घट जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अगर किसी ऐसी दो संख्या का गुणा कीजिए, ऐसी दो संख्या का गुणा कीजिए कि जिनका गुणनफल कितना हो जाए 2 हो जाए, और यहाँ प्लस लगा, उन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए 3 हो जाए, तो 2 करने 2 1 3 होता है, यानी x माइनस 2 1 में हो जाएगा और x माइनस 1 1 में हो जाएगा। यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2, और यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से x के आपके 2 मान निकले। और दोस्तों लाइक कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो दम लगा के। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये रचना का क्वेश्चन है। देखिए 2 रचना आता है, एक आता है आपका कौन सा त्रिभुज का आता है, और दूसरा आपका आएगा किसका वृत्त से संबंधित। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को आपको करना है, लेकिन मैं दोनों कराऊंगा। कौन सा, मैं दोनों का दोनों क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, देखो कह रहा है एक त्रिभुज खींचिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है। अब एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले बने त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/5 के गुनी हो। तो देखो सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, पहला नंबर तो आप एक प्रकार ले लीजिएगा,
और एक पेंसिल ले लीजिएगा, ठीक है, और एक स्केल। इसके बिना आपका काम नहीं हो सकता। और एक आप क्या ले लीजिएगा, चांदा भी ले लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप एंगल नहीं सेट करेंगे तब तक नहीं बनने वाला है। तो सबसे पहले मैं किसी एक यानी कोई एक भुजा में खींच देता हूँ। 5 सेंटीमीटर की मैंने एक भुजा खींचा और इसका नाम हमने रख दिया भैया मेरे ए बी। ये 5 सेंटीमीटर यहाँ मैं दिखा भी दे रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर का। अब इसके बाद एक 6 सेंटीमीटर की भुजा खींचनी है, तो भुजा खींचेंगे तो आपका होगा गलत। आप 6 सेंटीमीटर का प्रकार के सहारे से ऐसे 6 सेंटीमीटर का चाप लीजिएगा। किस पे? स्केल से। स्केल से आप नाप के ऐसे 6 सेंटीमीटर का आप क्या लेंगे, एक चाप लेंगे। और यहाँ पर प्रकार चाहे यहाँ पर रख के रखें चाहे यहाँ पर, किसी एक पॉइंट को पहले आप फिक्स कीजिए। मेरा मन कर रहा है ए को, ए से मैंने 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगा दिया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँगा 7 सेंटीमीटर का, फिर से 7 सेंटीमीटर का, फिर आप प्रकार से इसे बढ़ा के चाप ले लीजिए और यहाँ बी पर पॉइंट मान के 7 सेंटीमीटर का चाप बना दीजिए। और ये काटेंगे तो दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ पर करते हैं उसका सी नाम रखिए और इनको आपस में मिला दीजिए। ये आपका तो अभी आपका तो एक त्रिभुज का निर्माण हुआ। अब इसके बाद कह रहा क्या कि इस त्रिभुज की संगत भुजाओं को 3/5 के अनुपात में यानी 3/5 गुनी के अकॉर्डिंग आपको एक नए त्रिभुज का जो इसके समरूप त्रिभुज बनेगा उसी की रचना करनी है। तो चलो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बिंदु ए से एक न्यून कोण मतलब 90 से छोटा, और आप लोग हमेशा 45 पे बनाइए। 45 पे बनाएंगे तो जो ये गैप होता है ना वो कम रहेगा और आसानी से आपका चाप बन जाएगा। देखिए 3/5 की बात कर रहा है, दोनों में सबसे बड़ा अंक कितना है 5, तो इसको 5 बराबर चाप द्वारा यानी 5 बराबर भागों में काटिए। 1 2 3 4 और ये आपका हो गया 5। तो इसका नाम हम रखते हैं A1 A2 A3 A4 और A5, और ये हमारा हो जाता है एक प्रकार का किरण जिसको हम AX किरण कहते हैं। अब यहाँ पर आपको कह रहा है क्या 3/5, तो 3 के रेशियो में 3 वाले को यानी 3 वाले पॉइंट को B से आप मिला दीजिए। आपने मिलाया, बिल्कुल कोई दिक्कत हो बताओ इतना। अब इसके आगे आप देखिएगा हमने क्या किया कि A3 को B से मिलाया। अब आपको ये काम करना है कि AB की रेखा को आप कुछ आगे तक बढ़ा दीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो एंगल बना है चाहे आप प्रकार के सहारे से इसको काट के देखिएगा कि कितना, और नहीं तो आपका जो चादा है यहाँ पर नाप लीजिए कि कितने अंश का ये कोण बनना है। जितने अंश का कोण बनना है आप ये A5 पर भी उतने अंश का कोण बना लेंगे। उतने अंश का कोण बनाने के बाद फिर इस रेखा को यानी यहाँ से जो कोण बन रहा है इसे पॉइंट कहीं मिलेगा उसको आप मिलाइए। वो दोनों रेखाएं यानी जो आपको यहाँ मिलेगा वो इसके समांतर होनी चाहिए। मतलब ये दोनों रेखाएं A3B और यहाँ से A5 जो रेखा जा रही है ये समांतर होनी चाहिए, और जो ये AB वाली बढ़ाई हुई लाइन को काटता है उसको हम B डैश कर देते हैं। बात इतनी समझ में आई? अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, 6 नंबर की बात है, पूरा ध्यान से काम कीजिए। अब यहाँ पर फिर आप चाँदी के सहारे से चाहे प्रकार के सहारे से इसको देखिए कि कितने अंश का ये कोण बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद आपको देखना है, थोड़ा सा साउंड की प्रॉब्लम हो रही है इसीलिए बीच बीच में रोक दे रहे हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि बिंदु इस पर यहाँ से कितने अंश का कोण इस रेखा के यानी इन दोनों रेखाओं के बीच में बनना है। ये वाला कोण हम एक प्रकार के सहारे से भी बना सकते हैं, या फिर आपको क्या करना है किसके सहारे से, आपको खुद चाँदे के सहारे से भी कर सकते हैं। करने के बाद फिर यहाँ से मैंने एक लाइन यानी यही कोण सेम यहाँ पर मैं आंतरित किया और इसको मैंने ऐसे बढ़ाया। ठीक है, देखिए पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए किसके, इसके यानी BC के। तो ये हमारा इस तरह से जाएगा और फिर हम AC को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जहाँ पर हमको कटान बिंदु मिलता है उसको C डैश। अब इस तरह से जो आपका त्रिभुज AB डैश C डैश मिला वो समरूप त्रिभुज ABC के है, यही आपको करना था। तो आप रचना के पद लिखना चाहेंगे। सर्वप्रथम एक त्रिभुज ABC की रचना करते हैं जिसमें भुजा AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा BC बराबर आपका 7 सेंटीमीटर यानी BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे, उसके बाद एक किरण बिंदु O को केंद्र मानकर 45 अंश के कोण पर एक किरण AX खींचा। एक X के 5 भाग A1 A2 A3 A4 A5 क्रमशः बराबर तथा या समान है, बराबर या समान है। उसके बाद बिंदु A3 को बिंदु B से यानी अंतिम बिंदु B से मिलाया। उसके बाद कोण A3 B के समान कोण पॉइंट A5 पर यानी बिंदु A5 पर अंतरित किया। उसके बाद A3B के समांतर एक दूसरी रेखा A5B डैश खींचते हैं जो AB की बढ़ाई हुई रेखा को बिंदु B डैश पर काटता है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में A B
सी के समान कोण बिंदु बी डैश पर आंतरित करते हैं तथा बी सी के समांतर एक रेखा बी डैश सी डैश जो ए सी के बढ़ाने पर बिंदु सी मिलती है और बी सी के समांतर बी डैश सी डैश खींचते हैं, इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज ए बी डैश सी डैश प्राप्त होता है जो त्रिभुज ए बी सी के समरूप होता है। ठीक मेरे भाई, तो ये आपका रचना था 6 नंबर का। एक रचना त्रिभुज से आएगा, एक रचना आपका वृत्त से आएगा, दोनों में बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो मैं करा दिया, अगला भी बता दे रहा हूँ, लास्ट है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा क्या, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के केंद्र वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए, परिकलन से इस माप की जांच भी करना है। तो पहले नंबर 4 सेंटीमीटर का एक आप पहले नंबर 4 सेंटीमीटर की एक वृत्त बनाएंगे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लीजिए। तो 4 सेंटीमीटर की वृत्त हमने कर दिया। फिर इसी पर संकेंद्रित 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से कहीं से होकर जाएगा जरूर 6 सेंटीमीटर का, दोनों का केंद्र एक ही रहेगा। ये 4 सेंटीमीटर यहाँ से हो गया और ये यहाँ से कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा क्या कि वृत्त 6 सेंटीमीटर वाली जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो वृत्त है, चलो मैं इसको दूसरे कलर से बना दूं ताकि आपको और अच्छे से दिख सके। भाई डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको अच्छे से दिखा सकूँ, समझा सकूँ, और फिर भी आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। 6 सेंटीमीटर का हमने एक ये वृत्त बना ली, ये हो गया 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त। अब आपको करना क्या है, सबसे ज़्यादा जरूरी काम क्या करना है कि प्रश्न में ये कह रहा कि जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है उसके परिध पर कोई एक बिंदु लीजिए और उस बिंदु से इस छोटे वृत्त की यानी जो छोटा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है उसी पे स्पर्श रेखा करना है। तो इसके लिए साफ साफ आसान तरीकों में आपको बताऊं, ये हमारा ओ हो गया, मैं ले लिया बिंदु पी इसका नाम, और फिर मैं क्या करता हूं ओपी का अर्धक करता हूं। ओपी का अर्धक करने के लिए प्रकार के नोक को रखिए और लंगड़ा प्रकार जो आपका रहता है वो थोड़ा आधे से अधिक बढ़ा लीजिए। बढ़ाने के बाद ऊपर नीचे चाप लगाइए, बिना घटाए बढ़ाए फिर से उसी नोक को पॉइंट पी पे रखिए और बिना कोई भी चेंजिंग किए फिर से आप इसको इस तरह से चाप कीजिए और दोनों चाप एक दूसरे को काटेंगे। जहां काटते हैं इस तरह से हमारा थोड़ा कटा है, मैं तो ये से ओरिजिनल बनाया नहीं, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ऐसे आप बनाइएगा। ये मान लेते हैं दोनों चाप हमारे कुछ इस तरह से कट रहे हैं। ठीक है मेरे भैया, तो ये देखिए ओपी का अर्धक हो गया। ओपी के अर्धक को मिड पॉइंट यम से दर्शा दीजिए। ठीक है, मिडिल पॉइंट है। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि यम को यानी यम वाले पॉइंट को आप केंद्र मानेंगे और केंद्र मानने के बाद देखिए रेखा ओपी का अर्धक हुआ कि नहीं हुआ इसका जांच आप क्या करेंगे, जब केंद्र को यहाँ पर मानेंगे और अगर प्रकार को यहाँ फैला के यहाँ तक करेंगे, फिर नेक्स्ट उसी चीज को घुमा के चेक कीजिए कि यहाँ तक ओ तक आया है, ये ओ डैश नहीं ओ तक आया है। अगर ओ तक आया है, दोनों की त्रिज्या यानी मतलब यहाँ से दूरी और यहाँ तक की दूरी के बराबर है, तो तुरंत आप एक डुप्लीकेट यानी रचना वाला एक वृत्त आप खींचिएगा और रचना वाला जैसे वृत्त आप खींचेंगे वो ओरिजिनल वृत्त 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को कहीं ना कहीं पॉइंटों यानी परिधों पर ब्रेक करेगा। परिध पे जहां ब्रेक करता है वहीं से आप पॉइंट ले लीजिएगा, आर और एस ले लीजिए और ये पी से इनको आपस में मिला दीजिए। इनको आपस में मिलाते हैं, यही आपका क्या हो जाता है अभीष्ट स्पर्श रेखा। और फिर क्या कीजिए, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए। ठीक है, अब आपको ध्यान में रखना है कि ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये कितना होना चाहिए, यानी पी चाहे पी आर को चाहे पी एस, ये कितने माप का होना चाहिए। तो भाई मैंने आपको इससे पहले वाली रचना में कराया, वहाँ पर मैंने फार्मूला भी बताया था कि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर इतना डिटेल्स में कोई सिखाएगा नहीं, कम से कम इतना तो आपका बनता है फर्ज कि इतना सीखने के बाद भी अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर ना करें तो बेकार एकदम से। एक प्यारा सा कमेंट करें कि हमको आया समझ में, अच्छा से आया कि नहीं आया। आप लोग इधर उधर पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं निकलता। चलिए फिलहाल स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पर्श रेखा इसमें पी आर है कि लंबाई बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखना है, ये हमारा क्या है आधार है, ये हमारा कर्ण का काम करता है, ये हमारा लंब है। तो हम क्या करेंगे OP का स्क्वायर माइनस OR का स्क्वायर। OP हमारा 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 6 6 36 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। अब ये 16 36 यानी 20 बचेगा। अब 20 की बात करें तो 2 करड़ी में 2 दूना 4 पंचे 20 यानी 2 यानी कि इसको अगर 2 गुणे 2.23 के लगभग में इसका वैल्यू आएगा करड़ी 5 का। तो आप करेंगे तो 2 3 6 2 दूना 4 और 2 दूना 4 यानी इतना सेंटीमीटर के लगभग में आएगा। आप स्केल से भी इसको नापिएगा, हाँ एक आध पॉइंट का अगर इधर उधर होगा तो आप उसको लगभग कर दीजिएगा और हमेशा यहाँ पर जब आंसर लिखिएगा तो लगभग करके ही लिखिएगा। ये आपका हो गया इतना। तो आपको रचना का पद लिखना होगा, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या ओ केंद्र वाले
ओ केंद्र वाले यानी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र ओ हुआ। पुनः ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। अब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि पर एक बिंदु पी लिया, एक पॉइंट पी लिया, और उसके बाद क्या किया, ओपी का अर्धक किया। ओपी का अर्धक करने पर एक मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु एम मिलता है। एम को केंद्र मानकर एमपी बराबर ओपी, एमपी बराबर एमओ, ओपी नहीं, एमपी बराबर एमओ त्रिज्या का एक रचना वृत्त खींचते हैं जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को आर तथा यस बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। आर तथा यस बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अब आर तथा एस को बिंदु पी से मिलाने पर इस तरह से अभीष्ट स्पर्श रेखा पी आर तथा पी एस प्राप्त होता है। बस मेरे भाई इतना आपको करना था, कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर मेरे हिसाब से आप चले ना तो सही बता रहे, 100 नंबर आपको पूरे के पूरे मैथ में मिलने वाले हैं। अगर आपकी थ्योरी जो 70 नंबर की थ्योरी है, उस 70 नंबर की थ्योरी में एक भी नंबर माइनस नहीं होंगे। अगर मैं कहूं अगर आप पूरा करके आए तो एग्जामिनर की एक बार इच्छा होगी कि 71 भी कर दें, लेकिन अगर वो उसको मालूम होता ये बात कि आपका प्रैक्टिकल में 29 नंबर मिले हैं तो 100% ये आपकी राइटिंग में 71 कर देगा। मेरे अनुसार मैं जितना फील कर रहा हूं कि अगर कोई बंदा इस तरह से, कोई स्टूडेंट इस तरह से अगर प्रश्न को किया है सॉल्व किया है और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है उसके, तो वास्तव में इच्छा बनती है कि अगर कोई लड़का बढ़िया से किया हो, पूरे के पूरे क्वेश्चन किया है ना। और देखिए कोई भी क्वेश्चन कोई करता है ना तो वहाँ का जो टीचर होता है, वो जो कॉपी चेक करता है, उसको मालूम हो जाता है कि लड़का क्या नाम है, कहीं से नकल किया है या किसी के जरिए किया है, उसको पता चल जाता है। लेकिन ऐसे लैंग्वेज में आप लिखोगे ना, कोई ये नहीं कह सकता कि आप, क्योंकि इसमें तो आपकी पूरी की पूरी लैंग्वेज टूटी फूटी लैंग्वेज यूज हुई है, तो फिर नकल करने का कोई मामला यहाँ पर आएगा नहीं। क्योंकि लोगों के मैक्सिमम, क्योंकि आप 70 में 70 पूरा करेंगे और अगर आपका 70 में 70 पूरा सही है तो एग्जामिनर के दिमाग में तो बात यही आएगा ना कि कहीं ना कहीं आपने नकल किया। लेकिन जब आपके लैंग्वेज को देखेगा, तुरंत आपके लैंग्वेज को देखता है, लैंग्वेज जब वो आपका देखेगा तो वो तुरंत पहचान जाएगा कि बस करो, ये लड़का बहुत ही अच्छा पढ़ने में एकदम ब्रिलियंट है। और हमारे स्टूडेंट तो ब्रिलियंट हैं ही, जितने मेरे स्टूडेंट हैं, जितने पढ़ने वाले, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, सभी के सभी ब्रिलियंट हैं। बस मैं आपसे यही बात की उम्मीद रखा हूँ कि कहीं ना कहीं आप हमको पूरा का पूरा 100 में 100 या आपका 70 का लिखित है तो 70 का 70 मुझे दे दो मैथ में, बस मेरी इच्छा पूरी हो जाए, कोई और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मत सब्सक्राइब कीजिएगा, न लाइक कीजिएगा, कुछ भी मत कीजिएगा, बस मेरा के टारगेट कि आप 70 में 70 हमको दे दीजिए, बस और कोई चीज़ नहीं। मैं ऑफलाइन क्लास के लड़कों को भैया कह रहा हूँ, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 70 में 70 मिल जाए लिखित। आपके प्रैक्टिकल में जो टीचर काट रहे हैं स्कूल के, या मान लें 1 आध नंबर 2 नंबर कट गए, तो कहीं ना कहीं अगर वो अपनी इच्छा अनुसार काटे हैं तो उनको एक बार गिल्टी फील होगा कि काश मैं अगर कर दिया तो शायद मेरा स्कूल आज पॉइंट पे आ जाता कि हाँ भैया चलो आज इस स्कूल से 100 में 100 लाया। तो भाई होता है ऐसा, दिक्कत होता है कि स्कूल वाले काट लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी अगर लड़का प्रेजेंट नहीं हुआ होगा या और कोई प्रॉब्लम होगा तो काटा जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप रेगुलर हैं तो रेगुलर पढ़ने वाले लड़के ही ब्रिलियंट रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। देखिए 1.5 घंटे में ही पूरा का पूरा पेपर सॉल्व है। आप 1.5 घंटे से हो सकता है 2-4-10 मिनट ज़्यादा हो गए, इससे ज़्यादा नहीं। 3 वीडियो बने थे, ये चौथी वीडियो थी, लगभग 25 मिनट 26 मिनट 25 मिनट 26 मिनट को आप ऐड करेंगे तो 1.5 घंटे से बहुत ज़्यादा अगर एबव हो जाएगा तो 10 मिनट हो जाएगा, इससे ज़्यादा एबव नहीं होगा। तो आप बताइए 3 घंटे 15 मिनट का पेपर अगर 1.5 घंटे से मान लेते हैं आपका लगभग अप्रॉक्सी 2 घंटे की बात हो जाए तो इसमें और क्या चाहिए यार, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। मैं तो आपको तरीका भी बता दिया, अप्रोच बता दिया, किस तरह से आपको क्वेश्चन को पुट करना है और किस तरह से आपको लिखना भी है मजेदार। अभी और भी आप हमारे चैनल पे रहिए और भी मैं तरीका बताऊंगा। बस एग्जाम 10 दिन बचा रहेगा, उससे पहले मैं आपको लिखने का तरीका, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, किसी भी तरह से कैसा भी पेपर होगा उसको लिखने का बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा, सटीक, जिससे आपके नंबर बेहतरीन से बेहतरीन आए। और हमारे आसपास के गाँव के इर्द गिर्द के अगर आप सब होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और आप सभी कीजिए। और अगर मुझ तक पहुंच पर रहे हैं ऑफलाइन कोचिंग पे, अगर हमारे पहुंचने की कोशिश आपकी है तो आइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आइए और मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा और बढ़िया से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऑफलाइन क्लास मेरी बहुत बेहतरीन चलती है भाई, ऑनलाइन में कभी कभी यहाँ मिलता है। देखिए मैं आपके सामने लाइव आ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी वो इंतजाम, वो बंदोबस्त नहीं है जिससे मैं आपके सामने लाइव आ सकूँ। दोस्तों बहुत खर्चा लगता है, मैं लोगों से मिला हूँ, समझाऊँ इस बात को, बहुत खर्चा पड़ता है। मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड होता है, एक माइक है, इसके जरिए मैं करता हूँ और आप सबके साथ में खुशी खुशी रहता हूँ। बस आ सकता हूँ तो आ रहा हूँ, वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ तो कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी दिक्कतें होती हैं। क्लास रेगुलर रहता है, ऑफलाइन क्लास बहुत ज़्यादा रहता है, टाइम निकल नहीं पाता मेरे भाई। तो कम से कम आप लोग सपोर्ट करो
कि ना कहीं रात में भी व्यवस्था मैं कर सकूं और रात में अपनी क्लास चला सकूं। रात में क्लास चलने के लिए क्या होती है, कैमरे के जरिए करना पड़ेगा, मोबाइल के जरिए नहीं हो सकता। लाइट भी लगानी पड़ेगी, बढ़िया लाइट लगानी पड़ेगी। अभी तो CFL से काम चल जा रहा है या LED से काम हो जा रहा है, कैसे न कैसे करके साउंड को इधर उधर से एडजस्ट। स्टूडियो नहीं बनाया गया है, एक प्रकार का समझ लीजिए, बिल्कुल ही कुछ नहीं। बिल्कुल आप बर्थडे वाला वीडियो देखे होंगे, उसी में बोर्ड भी देख लिए होंगे और भी चीज़ें देखे होंगे। तो फिलहाल किसी न किसी दिन आपको और भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।